Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor, educator and दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं। आज की क्लास में इस चैप्टर के हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी बेटा देख चुके हैं और इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी कवर कर चुके हैं। अब जो बचा है वो है सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो हमने सोचा इसको भी जल्दी से कवर करवा देते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और सभी के आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपसे क्या कह रहा है, विच ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड पावर हाउस। किस सेल ऑर्गेनल को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा बुलाते हैं? तो पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा हम लोग बुलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बुलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में से एनर्जी होती है बेटा रिलीज। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। इस एनर्जी के रिलीज की वजह से ही हमारे सेल को अदर एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी मिलती है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे बुलाते हैं? तो बेटा सुसाइड बैग ऑफ द सेल हम लोग बुलाते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्यों बुलाते हैं बेटा? लाइसोसोम में पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के एंजाइम्स। जब हमारे सेल पर कोई फॉरेन एजेंट अटैक करता है तो ये एंजाइम्स लाइसोसोम में से बस्ट होकर सेल के अंदर आ जाते हैं और उस फॉरेन एजेंट को खा जाते हैं। लेकिन साथ साथ में जो कि लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, एंजाइम निकल जाते हैं, ये एंजाइम्स उस फॉरेन एजेंट के साथ साथ अपने सेल को भी खा जाते हैं ताकि ये आसपास वाले सेल्स को अफेक्ट ना कर दे। इसलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बुलाते हैं, क्योंकि इसने बाकी सेल्स की जान बचाने के लिए अपने आप की सुसाइड कर लिया। ठीक है। स्टेट टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल के हमको बेटा क्या बताने हैं? दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस बताने हैं। तो आओ जरा देखते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है। न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो फॉर द होल ऑर्गेनिज्म। सिर्फ और सिर्फ सेल की ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं, पूरे ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन बच्चों न्यूक्लियस के अंदर देखने के लिए मिलती है। कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेल एक्टिविटी। जो न्यूक्लियस है बेटा एज अ कंट्रोल सेंटर वर्क करता है। यानी कि बच्चों हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बुलाते हैं, क्योंकि ये बाकी एक्टिविटीज को क्या करता है बेटा? मैनेज करता है, मेंटेन करता है। इसलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बुलाया जाता है। तो दो फंक्शन क्या हो गए? एक तो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है, दूसरा ये कंट्रोल सेंटर है। नेम टू सेल ऑर्गेनल दैट हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड राइबोसोम। क्या कह रहे हैं? हमें दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताने हैं जिनके पास उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, दैट इज डीएनए एंड राइबोसोम्स। यानी कि ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास उनके खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Name the plastids which store starch, oil and protein granules. उस प्लास्टिक अलग अलग टाइप्स की होती है, राइट? तो हमको उस प्लास्टिड का नाम बताना है जो स्टार्च को, ऑयल को और अदर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स को क्या करती है बेटा? स्टोर करती है। तो ल्यूकोप्लास्ट और अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं ये होते हैं फॉर स्टार्च के स्टोरेज के लिए। एल्यूप्लास्ट जो होता है बेटा वो ऑयल के स्टोरेज के लिए होता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है बेटा वो प्रोटीन के स्टोरेज के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज एबल टू डिस्ट्रॉय एंड डैमेज ओल्ड एंड worn आउट सेल। ये तो अभी अभी हमने बताया कि सिर्फ एक लाइसोसोम ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेल को क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल इन ऑर्गेनिज्म, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल को किसने डिस्कवर किया था, साथ में बेटा हमने सेल उसके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स भी देने हैं। तो सेल को डिस्कवर्ड रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स हैं ये। नेम द प्रोसेस इन विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हमको उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें क्या होता है बच्चों, जिसमें आपका डिफ्यूजन होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Osmosis, it is a diffusion of water from the side of its higher concentration to the side of its lower concentration। तो ये कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, जो आपका वाटर होता है बेटा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कहां से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का बेटा मतलब है जहां पानी की मात्रा कम है। ठीक है, name the organelle of the cell which has membrane bound sac filled powerful digestive enzymes, write its any one function in the cell। ठीक है, कह रहे उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जो कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सेक लाइक है यानी कि बैग लाइक है, और जिसके अंदर पावरफुल एंजाइम्स पाई जाती हैं। साथ में हमें उसके फंक्शन भी देखते हैं। तो सेल ऑर्गेनल आप लोग समझ गए होंगे, लाइसोसोम है। फंक्शन की बात करें तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाता है। एज अ डिस्पोजल सेल ऑर्गेनल भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज आउट करता है। आगे आ जाइए, स्टेट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बुलाते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनल अदर देन माइटोकॉन्ड्रिया विच हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। कह रहे हैं उस सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोलना है। तो दूसरा कौन सा होता है, प्लास्टिड्स होता है। Why do eggshells dissolve in dilute hydrochloric acid? जो एगशेल होते हैं वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं? एगशेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एगशेल बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं जो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्यूबल कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के रिएक्शन के वजह से ऐसा होता है, वो आपका डिसॉल्व हो जाता है जो एगशेल है। नेम द फंक्शन यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमको उस यूनिट का नाम बताना है डीएनए की जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो डीएनए पर बेटा छोटे छोटे सेगमेंट्स, स्मॉल सेगमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इन स्मॉल सेगमेंट्स को हम लोग जीन्स बुलाते हैं, और ये जीन ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बेटा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। नेम द साइट ऑफ ऑर्गेनल वेयर प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन अ सेल। बोल रहे हैं कि हमें वो जगह बतानी है जहां पर आपके क्या प्रोटीन्स बनते हैं। तो ऐसी जगह कौन सी है, राइबोसोम्स है। नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उस सेल ऑर्गेनल का नाम देना है जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व रहती है। तो बेटा वो है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देख इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करवाती है। नेम द प्रोसेस थ्रू विच अमीबा एक्वायर्स इट फूड्स फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे क्या कर रहा है, अमीबा जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से खाना ले रहा है। तो अमीबा के पास हाथ पैर तो होते नहीं है,
तो वो फॉल्स फीड बनाता है जिन्हें हम सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडोपोडिया के हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है और कैप्चरिंग ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, इस प्रोसेस को बेटा हम लोग एंडोसाइटोसिस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एंडोसाइटोसिस बेटा बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, स्टेट रीजन। कौन से सेल ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन होता है और ये एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होती है बहुत सारे फंक्शंस में। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट वे a prokaryotic cell is different from eukaryotic cell with respect to nuclear membrane। किस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से अलग है बेटा? a nuclear membrane absent in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने के लिए नहीं मिलती है। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट होती है। नेम द प्लास्टिड इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ अ ग्रीन ब्रिंजल टू वायलेट। कौन सी प्लास्टिड होती है? तो ग्रीन नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट होता है जो ग्रीन ब्रिंजल को वायलेट में कन्वर्ट कर देता है। नेम द फिनोमेना ऑफ लूजिंग वाटर बाय द लिविंग सेल। ठीक है, वो फिनोमेना जिसमें लिविंग सेल क्या करता है? पानी को लूज कर देता है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्सोऑस्मोसिस बुलाते हैं। आइडेंटिफाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है हमें वो बताना है। तो कॉकरोच बेटा मल्टी सेलुलर होता है, क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है, मॉस्किटो मल्टी सेलुलर होता है और बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है। यानी कि क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया ये सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा है। नेम टू सेल ऑर्गेनल हैविंग मेम्ब्रेन एनवेलप। दो सेल ऑर्गेनल ऐसे बता दे जिनके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास डबल मेम्ब्रेन देखने के लिए मिलती है। उसके बाद है लाइसोसोम जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन एनवेलप देखने के लिए मिलता है। नेम द फैक्टर विच डिसाइड द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो देखो जरा, डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। बेटा कितना डिफरेंस है वाटर के कंसेंट्रेशन में बाहर, सेल के बाहर और सेल के अंदर। इस बेसिस पर डिसाइड होता है कि पानी कहां से कहां मूव करेगा। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यानी कि मेम्ब्रेन के बनने का प्रोसेस, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट रिप्लेसेस द मेम्ब्रेन डिप्लीटेड ड्यू टू एंडोसाइटोसिस एंड इंजरी। क्या होता है बेटा? इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन चीजों से बना हुआ है उन कॉन्स्टिट्यूएंट के हमको नाम बताने हैं बेटा। तो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स। इन सभी चीजों से मिलकर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि बनी हुई है। अगर देखो चैप्टर पढ़ा है बेटा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े आसान लग रहे होंगे, और चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बड़े बोरिंग और बड़े टफ लग रहे होंगे। स्टेट द रीजन फॉर कॉलिंग सेल मेम्ब्रेन अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बुलाते हैं, उसके रीजन देने हैं। तो फर्स्ट रीजन, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सम सब्सटेंस इंक्लूडिंग वाटर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंस का डिफ्यूजन को अलाउ करती है। अलाउ एक्टिव पैसेज ऑफ सम सॉल्यूट। ठीक है, कुछ आपके जो सॉल्यूट है वही चीज अंदर बाहर कर सकती है। रिमेन्स इम्परमिएबल टू अदर, और बाकी सारी चीजों को ये अंदर नहीं घुसने देती। उनके लिए ये क्या होती है भैया? इम्परमिएबल होती है। नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के दो कंपोनेंट बताने हैं। तो दो कंपोनेंट क्या है क्रोमोसोम के बेटा? डीएनए एंड प्रोटीन। नेम टू सेल ऑर्गेनल हैविंग डबल मेम्ब्रेन एनवेलप। दो ऐसे सेल ऑर्गन जिनके पास डबल मेम्ब्रेन एनवेलप होता है, तो प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है? आ जाओ।
जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज इनसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन while it lies coiled in the cytoplasm as nucleus in prokaryotes, लेकिन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं देखने के लिए मिलता है, तो वो ओपनली बेटा साइटोप्लाज्म में ऐसा ही कॉइल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। कहां पर, प्रोकैरियोट्स में। नेम द सेल ऑर्गन दैट डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स इन द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो बच्चों पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, वर्टिब्रेट में, तो कौन सा है बच्चा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट आ जाइए, नेम द काइंड ऑफ प्लास्टिड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन लीव्स। ठीक है, कौन सा प्लास्टिड्स है जो लीफ में फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेटा ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो बच्चों ये थे हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये हमारा चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बच्चों, जय हिंद।